धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार चुनाव के नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले हैं, जिसके बाद बहुत सारे पहलुओं से बिहार चुनाव की समीक्षा की जा रही है। कोई चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए ये दुर्गत नीतीश कुमार की हुई और एनडीए जो हासिल करना चाहता था वो नहीं कर पाया। उधर महागठबंधन वाले कहीं कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कहीं ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और फिर उस सबसे ऊपर जाकर चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि धोखाधड़ी की गई है। जनता ने तो जनादेश उन्हें दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा एनडीए यानी कि भाजपा जेडीयू के समर्थन में सुना दिया। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें उभर रही हैं। कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, कब सीएम बनेगा, कब नहीं बनेगा, ये भी तमाम चीज़ें चल रही हैं। कब तक ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। जो 8 लोग हैं जो वीआईपी के हैं और हम के हैं, वो कितने दिनों तक इनके साथ रहेंगे, या कब जाके नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर से जाग जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं उन सब पे बात नहीं करने जा रहा हूँ। एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर नहीं किया जा रहा, वो ये, क्या चुनाव हराने से हार जाएगा फांसीवाद। 2014 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि लोग चुनाव हरा देना चाहते हैं उनको, लेकिन वो जीत रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हर जगह आज उनका प्रभाव दिखाई देने लगा है, जुडिशरी तक उनका प्रभाव दिखाई देने लगा है। तो क्या सबसे पहले फांसीवाद पे चोट करनी पड़ेगी, फांसीवाद को हराना पड़ेगा, और ये चुनाव जीतना और हराने का जो सिलसिला है, इस पर विराम एक बार को लगाना पड़ेगा। इससे ऊपर उठ के कुछ सोचना पड़ेगा। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? क्योंकि हमारे सामने 2024 भी है, जहां 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, और तब दावा किया जा रहा है दबे छुपे शब्दों में कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। तो क्या चुनाव हरा देने से फांसीवाद हार जाएगा या नहीं, इसी सब पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, जो शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम केके लिखते हैं, और इसके अलावा वो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं और एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, और अपने जो उनका मैगजीन है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आपके सामने पेश करते हैं। आप जुड़ सकते हैं उनसे, लेकिन हमें वक्त वक्त पे टाइम देते रहते हैं, तो एक बार फिर से उन्होंने टाइम दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मेरे तरफ से भी आपको धन्यवाद, और सारे श्रोताओं को भी धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए। और इस विषय पर मैं इतना ही कहूँगा कि यह अजूबा विषय नहीं, वामपंथियों के लिए तो बहुत पुरानी विषय है, और उस समय से है जब फांसीवाद का उदय इटली से होता हुआ जर्मनी में और बाकी विश्व में फैला था। और मैं आपको खासकर इसलिए बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ रादर, किसी भी चैनल पर शायद इस प्रश्न पर बहस नहीं होगा। जी आगे बढ़ाएं। चलिए, प्लेटफॉर्म तो छोटा सा है धाकड़ खबर, लेकिन मुद्दे बड़े उठाने की क्षमता रखता है, क्योंकि नाम भी धाकड़ है। धाकड़ लोग ऐसे ही काम करते भी हैं। आप भी धाकड़ अंदाज में है, जरा थोड़ा बताइए कि क्या ये सिर्फ चुनाव हराने की कोशिश की जा रही है, या फांसीवाद को वाकई में लोग समझ रहे हैं और उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं? जहां तक लोगों की बात है, थोड़ा मुश्किल है समझना। अधिक से अधिक 1975-77 वाली इमरजेंसी से तुलना करते हैं। देश से बाहर जाकर, यानी जो फांसीवाद का जो जन्मदाता था, फासिस्ट पार्टी ऑफ इटली, यानी उस समय फांसीवाद को बुरा नहीं माना जाता था, इसके नाम पर ही पार्टी थी, और जनता ने समर्थन किया। नात्सियों को भी, यानी हिटलर को भी वहां के जनता ने भारी संख्या में समर्थन दिया था। वो बात अलग है कि बाद में वो हार गए। तो फांसीवाद है क्या? एक तानाशाही है। हम बहुत जगह देखते हैं, हमारे देश में भी आ चुका था 77 में, 75-77 में। विदेशों में होता है, हमारे बगल के देश में पाकिस्तान में बार बार नजर आता है। मिलिट्री जब टेक ओवर करती थी, हाल फिलहाल में, लकली नहीं हुआ है जी। तो फांसीवाद और तानाशाही में एक मूलभूत अंतर है। दोनों हालत में ये हम मान लें कि पूंजीवाद बरकरार है, यानी पूंजीपतियों के हाथ में ही इस देश की सारे आर्थिक जो कार्य चल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, वह उन्हीं के हाथ में है। और बाकी जितने इर्द गिर्द के माहौल है, चाहे वह प्रजातंत्र के नाम पे कहें, जुडिशरी हो, आर्मी हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, चुनाव हो, सब उसी के लिए होते हैं। तानाशाही में सरकार जनता को जो भी हक मिला होता है उसको वह छीन लेती है, कंट्रोल कर लेती है। फांसीवाद में भी वही है, लेकिन फांसीवाद में एक मुख्य अंतर है कि जनता के एक खास हिस्से का, जैसे बिहार के चुनाव में भी भाजपा और उसके सहयोगियों को, जेडीयू को करीब 35 से 36% मतदान मिले। वो गलत होगा आंकड़ा तो आप करेक्ट कर दीजिएगा जी। और पूरे भारत के भी चुनाव में वो 40% से कम रहते हैं, लेकिन उसमें जो बहुत एक्टिव रहते हैं वह 5 से 10% से अधिक जनता नहीं रहती है जी। जो गुंडागर्दी से लेके गाय बचाने के नाम पे
लव जिहाद के नाम मजलूमों आपस में नहीं मिलने देने के नाम पे, पाकिस्तान जिंदाबाद का झूठा नारा लगवा के, है ना, दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के कश्मीर। खिलाफ, जी, ये सब जो करते रहते हैं, उनका और सरकार का आपस में गठबंधन होना, और इस बीच में जो जितने सरकारी तंत्र हैं उनका भी सरकार के पक्ष में आ जाना, यह फासीवाद का चरित्र है। यानी संक्षिप्त में कहूं तो फासीवाद एक जन आंदोलन है, प्रतिक्रियावादी है, जनता के खिलाफ है, लेकिन आंदोलन है। और यह जनता को तो छोड़ दे, यह तो वामपंथियों को, कम्युनिस्ट दलों को भी, प्रगतिशील ताकतों को भी नहीं पता है। सीपीएम भी कहती है कि एक जरूर एक तानाशाही है, हिंदुत्व वाद का उभार है, लेकिन फांसीवाद नहीं है। हम फांसीवाद नहीं मानते हैं जी। मैं इसको दो लाइन और, हम फांसीवाद इसलिए मानते हैं कि जर्मनी जैसा ना तो यहाँ गैस चैम्बर है, ना लाखों में संख्या में या हजारों संख्या में वहां यहूदी या मुसलमानों को नहीं मारा जा रहा है, इसलिए फांसीवाद का है। लेकिन आज के समय में भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जाति और धर्म को लेकर जो जर्मनी से थोड़ा भिन्न है, काफी भिन्न है, और कई राज्यों का, कई तरह का अलग अलग समूह के लोग हैं, खान पान अलग है, सांस्कृतिक तौर तरीके अलग हैं, सबको मिला के इस परिस्थिति में जो फांसीवादियों के हाथ में जो सत्ता आई है, वह यानी वह कैपिटलिज्म का ही, पूंजीवाद का ही विभत्स रूप है। लेकिन इतने ही से उनका काम चल रहा है, तो वह क्यों हजारों लाखों लोगों को मरवाने के चक्कर में पड़ेंगे? मुख्य रूप से पत्रकारों को, बड़े बड़े लोगों को, उनके नेताओं को पकड़ के जेल में डाल के अपना काम कर रहे हैं, और फांसीवाद का भारतीय रूपांतरण हो चुका है जी। आपने बताया कि दो तरीके हैं, एक तानाशाही, एक फांसीवाद, और बहुत बारीकी से आपने चीज़ों को रखा। मैं अगर इन्हीं को आगे बढ़ाऊं और ये कहूं कि लोग कहते हैं कि फांसीवाद नहीं है, जैसे आपने भी कहा कि यहाँ कोई जर्मनी की तरह मुसलमानों का कत्लेआम थोड़ी किया जा रहा है, जैसे वहाँ पर यहूदियों का कत्लेआम किया जा रहा है, तो फांसीवाद नहीं मान रहे। लेकिन ये फांसीवाद है, और इसका इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये कहूं कि राष्ट्रपति आरएसएस से, उपराष्ट्रपति आरएसएस से, प्रधानमंत्री आरएसएस से, और तमाम राज्यपाल, मुख्यमंत्री बहुत सारे आरएसएस से, और आज तो तमाम सिस्टम में, यहाँ तक कि जुडिशरी में ऐसी मानसिकता के लोग घुस गए हैं, तो और कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? बन तो गया है जी। बहुत अच्छा कहा आपने। मैं आपने कंक्रीट यानी ठोस उदाहरण दिए, और बल्कि कहें कि सारे महाविद्यालयों में, स्कूलों में, सिलेबस बदले जा चुके हैं जी। और यहाँ तक कि जो शिक्षक शिक्षिका थोड़ा भी विरोध करते हैं या कुछ दूसरे तरीके से लिखते हैं, मैं खास घटना पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हो रहा है, जैसे गोवा में भी अभी हाल में हुआ था, वहाँ एक महिला शिक्षिका जो शिल्पा है, उनके खिलाफ चूंकि उन्होंने सिंदूर की तुलना कर दी थी कि महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का यह एक उनको दास्ता से उसका रिलेशन दिखाया था, तो उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर तक लॉन्च कर दिया है। हिंदू इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान शिक्षक जो संस्कृति पढ़ाने का आया था, कितना हंगामा हुआ था जी। ये छोटी छोटी घटनाएं लेके सही है, और पूरे के पूरे भारत में वो तो है। लेकिन देखिए, फांसीवाद चाहता क्या है? फांसीवाद का चेहरा आरएसएस और उसके भिन्न भिन्न संगठन है, और मुख्य रूप से भाजपा हमारे सामने आता है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे उनके हैं, सनातनी और वगैरह वगैरह सब है जी। उनका लक्ष्य क्या है? उनके पीछे कौन है? उनकी आर्थिक स्थिति जो है, वह कौन उनको मदद कर रहा है? वह यहाँ के बड़े पूंजीपति, उनमें भी खास लोग हैं, जैसे राहुल बजाज नहीं है, अंबानी अदानी है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा पूंजीपति वर्ग बिल्कुल एक हो गया है, वो कभी नहीं होता है। वह ठोक रहे हैं, और उनका इनसे काम हो गया है। बिना हिंदू राष्ट्र नाम दिए हुए, बिना संविधान बदले हुए, बिना चेहरा बदले हुए यदि सारा उनका काम हो रहा है, यानी बैंक में भी हाल फिलहाल में बढ़ गया है, बैंक में केवल आप अकाउंट रखे रहिए, पैसा जमा कीजिए, निकालिए, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है जी। ये हो गया है। पेट्रोल का दाम बाजार में कुछ भी हो, मतलब वर्ल्ड मार्केट में कुछ भी हो, हमें उसका करीब दुगुना देना है। आलू 40 रुपए किलो, बताइए। आज मेरे घर में जो काम करने वाले आई थी, मैंने उनकी और अपनी पत्नी की वार्तालाप सुनी, उसको आश्चर्य हो रहा था कि आलू कौन है जो कि 5 या 6 रुपए किलो के बजाय, क्योंकि वह कहीं मध्य प्रदेश से आई है जहां के किसानों के परिवार से जुड़ी हुई है, वहां वो लोग शायद 5 या 6 रुपए किलो आड़तियों को बेचते हैं, हमारे पास आको 40 रुपए किलो हो गया। उसके समझ से बाहर की चीज है। लेकिन आप आलू का विरोध करने यहाँ पे 50 का भी निकले,
तो कहेंगे कि वह शहरी नक्सलवादी है ना, अर्बन नक्सलाइट है। जी और वहां पर हिंदू राष्ट्र काम कर रहा है। जी चेहरा जो है सो हिंदू राष्ट्र का है, लेकिन पीछे से वह आर्थिक शोषण, प्रताड़ना, लूट, नॉर्मल शोषण नहीं है, नॉर्मल बाजार से नहीं है, मोनोपोली मार्केट होने के बावजूद डायरेक्ट लूट रहा है। बैंक को लूट के विदेशों में चले गए, उन्होंने क्या जी बिना बीजेपी को पैसे दिए चले गए? जो इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या ऐसे ही मुफ्त में हो रहा है? जी जो राइट टू इंफॉर्मेशन था ऐसे ही उसको गताल में डाल दिया। जी आज जो आपके जो बहुत बड़े सो कॉल्ड पत्रकार जो जेल से निकले हैं और बाकी बहुत सारे पत्रकार और जो सोशल एक्टिविस्ट है वो जेल के पीछे हैं, क्या जी उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है? यह सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा है? और हम बोले तो हमारे खिलाफ में वह कोर्ट की अवमानना की बात हो रही है। तो साथी जो आपने कहा वो बहुत सही है। यह हिंदू राष्ट्र इन्वर्टेड कमा में आम जनता के लिए है और वह पूरा का पूरा तकरीबन स्थापित हो चुका है और पीछे में आर्थिक लूट हो रहा है हमारी जनता का। जी ठीक है, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सब दिख रहा है कि आज ना उन्हें संविधान बदलने की जरूरत है, ना आज उन्हें तिरंगा बदलने की जरूरत है। उन्हें सत्ता अपने पास रखनी है और सत्ता वो चारों तरफ अपने पास रखते जा रहे हैं। और बिहार चुनाव और आसपास के जो 14 राज्यों में चुनाव हुआ उसके नतीजे बता भी रहे हैं कि ना किसानों का मुद्दा चला, ना हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ वो दरिंदगी का मामला चला, ना कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो लोग पैदल चल के मर गए वो मुद्दा चला, ना ट्रेन से कट के लोग मर गए लॉकडाउन के दौरान वो चला, ना सड़क पे कुचल के मर गए वो मुद्दा चला, लोगों के कारोबार बंद हो गए वो मुद्दा चला तो सिर्फ फांसीवाद चला। तो फांसीवाद चल रहा है ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां देख नहीं पा रही हैं या देखना नहीं चाहती हैं। ये दोनों है। बहुत बहुत सही सवाल है और यह सवाल वहां चोट करता है जहां वामपंथियों की राजनीति चल रही है। सही है कि बिहार में तकरीबन 16 सीट इनको मिले हैं वामपंथियों को, और वो बहुत खुश हैं। उन्होंने अपना जुलूस नारा भी निकाला, हालांकि उनकी सरकार नहीं बनी, ये बात अलग है। और यह भी सभी है, मुझे नहीं मालूम पूरी रूप से कि ईवीएम के अंदर में कितना घोटाला होता है, लेकिन ईवीएम के बाहर में घोटाला तो हुआ तो साफ बिहार के चुनाव के दौरान में पता चला। जी आपको बधाई देने के बावजूद कि आप 500 या 700 वोट से जीत गए हैं और लास्ट में सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप 70 वोट से या 200 वोट से 500 वोट से हार गए, यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है वह हिंदू राष्ट्र के उसमें आ चुका है और उसको ये बड़ी खुशी होती है, आनंद आता है कि मैंने इस हिंदू राष्ट्र के लिए काम किया और एक जीते हुए जो जनप्रतिनिधि था उसको हराकर जो हिंदू राष्ट्र की बात आगे बढ़ा रहा है उसको जिता रहा है। ये मान लेते हैं कि इस चुनाव में जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये राजनीतिक दल खासकर वामपंथी देखना नहीं चाहते हैं या दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है इस आधार पे है कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखते हैं बातचीत में कि 2024 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं। 2024 तक में अभी आपके गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री का जो बयान आया था, जो बंगाल में आगे चुनाव होने वाला है, एनआरसी सीए को पूरी तरह से लागू करेंगे। जी वह आंदोलन अभी दबसा गया है कोरोना वायरस के कारण और फिर से उठेगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन स्थिति क्या होगी? यह जबरदस्ती लादा जाएगा। यह फांसीवाद और नॉर्मल पिछले के सरकार में अंतर यह है कि इन्होंने जो एक नियम, जो अपने कायदे कानून जो लागू किए, जनता कितनी भी खड़ी हो, जब तक इसको उखाड़ ना फेंकेंगे वह जनता की बात नहीं मानेंगे। एक्सेप्शन केस एक दो हो सकता है जी। और वहां पे इस चुनाव के दौरान 2024 तक आते आते तक एनआरसी में वैसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हट जाएगा जो कि भाजपा के साथ नहीं, जिसमें अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, बहुत बड़े दलित और आदिवासी खासकर उन क्षेत्रों के होंगे जो कि भाजपा के खिलाफ है। और मैं बढ़ा नहीं कह रहा हूं, एक तकरीबन अंदाजा मेरा है, जो हमारे संगठन ने भी, लोक पक्ष ने भी इस पर आंकलन किया है, 20 से 25 करोड़ मतदाता गायब हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव के दौरान क्या होता है और चुनाव के रिजल्ट के बाद के इमीडिएटली बाद क्या हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। नंबर 3, सब होने के बाद इसके बावजूद मान लेता हूं कि भाजपा को बहुमत नहीं मिलता है 2024 के चुनाव में, 10, 20, 50 रह जाता है। हर जीतने से पहले ही एमएलए के पहले, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, ये सारे के सारे लोग उसके पीछे लगे रहेंगे। 50-100 देने में कुछ दिक्कत नहीं, जनता का भी एक हिस्सा लगा रहेगा। और चुनाव के बाद वो घर पहुंचे या ना पहुंचे
उनको 50 से 100 करोड़ आसानी से उनको कहा जाएगा तुम मान लो, नहीं तो तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। ठीक है और 50 में से भी 25 रही तो 25-30 ऐसे भी टूट जाएंगे। जी। लोकसभा में क्या होगा यह भी मालूम है, ध्वनि मत से, तथाकथित ध्वनि मत से आप बहुमत में इसके बावजूद आपको अल्पमत में साबित कर दिया जाएगा और यह दिखाया जाएगा कि चुनाव जो है सो भाजपा जीत चुकी है और भाजपा की सरकार बन चुकी है। ठीक ये है। खुलेआम होगा, ये नजर है, यह ठीक कोई है। मेरी कल्पना नहीं है। ठीक मतलब है। मेरे जो साथी सुन रही है इसको समझे, जी। और इसको ना समझने की बात नहीं है, खासकर वामपंथी जो कि एक गति में हर चीजों को देखते, एक प्रोसेस में देखते, इनको नजर नहीं आ रहा है तो वह जानबूझ के अंधे हैं या इतने मूर्ख है। तो मेरी एक ही सुझाव उनको है, हालांकि वो सुनने वाले नहीं है, कम से कम उनके जो समर्थक है समझे कि इन मूर्खों को अपना नेता ना माने, उन्हें हटाए और फांसीवाद से लड़ने का दूसरा रास्ता अख्तियार करे, जो आंदोलन से होता हुआ क्रांतिकारी रास्ता है। जी ठीक है, मैं इसी सवाल को थोड़ा और दूसरे तरीके से समझना चाहता हूं। मान लीजिए 2024 में ये शाम दाम दंड भेद सब अपनाने के बाद 25 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटाने के बाद, विधायकों को खरीदने, सांसदों को खरीदने बेचने के बाद सरकार नहीं बना पाते हैं, क्या उससे फांसीवाद हार जाएगा? क्योंकि हमने तो देखा 72 साल के इतिहास में कहा जरूर गया कि गांधी के विचारों को बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ने से कब रोका गया? वो तो आज तक यहां पहुंच गए। अगर रोका जाता तो ये स्थिति कहां होती? बहुत बढ़िया सवाल है साथी, बहुत ही बढ़िया है। मैं यही चाहता था कि ऐसे सवाल जो है सो कि बाकी वामपंथी दलों के नेताओं से भी किया जाए, हालांकि पता नहीं क्या जवाब देंगे, गोलमोल जवाब तो कोई भी दे सकता है। मान लीजिए यह भाजपा हार जाती है, मोदी की सरकार हार जाती है और नई सरकार, कांग्रेस या गठबंधन की सरकार या कोई भी नई सरकार आ जाती है, तो जो पूंजीवाद की व्यवस्था है वह बरकरार है। कुछ कानूनों में ढीलापन आएगा, वह डायरेक्ट जो यूएपीए और एंटी नेशनल और पाकिस्तान भेज देंगे उसके नारा नहीं होंगे, लेकिन जो मजदूर वर्ग का जो शोषण है जी। और जो बाकी सब जनता के विरुद्ध में प्रताड़ना है, भाजपा के आने के पहले भी मध्य भारत में जो आदिवासियों के खिलाफ उनके जमीन जो हड़पने की दस्तूर थी कांग्रेसी सरकार में भी, और जहां तक हिंदू मुस्लिम राइट थी वह भाजपा का ही पैदा किया नहीं, उसके बहुत पहले से भी है, वो भी शामिल है, लेकिन उसके पहले से भी है। 1984 के दंगा में भाजपा का थोड़ा मोड़ा रोल रहा होगा, बाकी तो कांग्रेसियों का रहा है और वो खुलेआम रहा है। तो इन सब के हटने के बाद, इन चेहरा के हटने के बाद से नरम जरूर हो जाएगा और ये जितने तथाकथित जो सत्ता में आएंगे, जो सत्ता में ना भी आएंगे, विपक्षी होंगे या वैसे अपने आप को प्रगतिशील कहने वाले या वामपंथी कहने वाले, ये बड़ी जोर शोर से कहेंगे कि फांसीवाद हार गया है। फांसीवाद का नरम होता हुआ चेहरा, आधार वही रहेगा, यानी अर्थतंत्र का आधार वही रहेगा, पूंजीवाद का आधार यही रहेगा कि कुछ लोगों के हाथ में जो भी हमारे देश में जो धन का उत्पादन होता है उसका करीब 75%, 1 से 2% का हाथ जाता है, वह चीज बरकरार रहेगा। और जब उनकी सत्ता जाने लगेगी कहीं से गलती से, फिर से फांसीवाद उसी आधार पर वापस आएगा। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजों पर और गौर कर लेते हैं। फांसीवाद हार चुका है, दोबारा वापस आ सकता है आपने कहा, लेकिन असल फांसीवाद कैसे खत्म हो इस पर भी तो गौर करना चाहिए। और बार बार आप वामपंथियों की, कम्युनिस्टों की बात कर रहे हैं, उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नाम निहाद सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनका क्या? उनकी जिम्मेदारी नहीं है फांसीवाद को खत्म करना? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि फांसीवाद पूंजीवाद का एक रूप है, सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं, स्टेट कैपिटलिज्म भी जैसे हमारे सुना होगा लोगों ने, क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, फांसीवाद भी उसी का रूप है। हाँ, फांसीवाद पूंजीवाद का भयानक, अति भयानक, सड़ा हुआ, रॉटन जिसको कहते हैं, और वायलेंट, हिंसात्मक रूप है। तो फांसीवाद को हराने का जिम्मा वामपंथियों के ही जिम्मे क्यों, उन्हीं के पल्ले क्यों? इसलिए कि जो दक्षिण पंथी जो पूंजीवाद को बचा कर रखना चाहते हैं, वह इसी पिंग पोंग में, यानी बैडमिंटन की खेल में, ये शटलकॉक तुम्हारे खेमे में गया फिर वापस मेरे पक्ष में आया, वही चलता रहेगा। आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वो हुआ, शुरुआत हुआ, उसी का आधार वही था फांसीवाद। जर्मनी ने जो अटैक किया उसको हरा के, और फिर से दोबारा आज अमेरिका पूरे विश्व भर में
जो युद्ध का माहौल बना के रखे हुए, ट्रंप आए या जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है। वैसे एक अच्छी खबर है कि ट्रंप आ रहा, मैं खुश हूं, आप भी शायद खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी ये जो तथाकथित सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं, जो हर संविधान के हर हिस्से को लागू करना चाहते हैं, वह पूंजीवाद को खत्म नहीं करना चाहते हैं। यानी वह चाहते हैं कि पूंजीपतियों के हाथ में जो ताकत है, आर्थिक ताकत है, जितने फैक्ट्री, इंडस्ट्री, माइंस, जितने कुछ है, उन्हीं के हाथ में रहे और उनके ऊपर से अधिक टैक्स लेके बाकी जनता का जो हम कल्याण कर सके। कोई ज्यादा लेगा, कोई कम लेगा। किसी के समय में अनएम्प्लॉयमेंट 5% होगा, किसी के समय में 2 होगा, किसी के समय 12% होगा, लेकिन बेरोजगारों की फौज का खात्मा नहीं होगा। वह दलदल जो है वह बना रहेगा। ऊपर में आप कितना भी सीमेंट लगा के लकड़ी कर दीजिए। तो इसीलिए जिम्मे वामपंथियों के ही कंधे पे है। और वामपंथी, एक दो लाइन और वामपंथी फांसीवाद को कैसे हराएं, उसका है वह क्रांति के ही द्वारा होगा। आएंगे उस पे, आएंगे। आपने कहा इसीलिए फांसीवाद को हराने की जिम्मेदारी वामपंथियों के जिम्मे ही है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों से देखते हैं तो हमारे सामने पश्चिम बंगाल है। 25 बरस तक उन्होंने वहां पे सत्ता की और जो बंगाल आज़ादी के बाद इतना विकसित था, तमाम इंडस्ट्री उधर हुआ करती थी, उसको तो बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, इसका जवाब यदि सीपीआईएम दे ईमानदारी से, तो वह खुद भी संभलेंगे, सुधरेंगे। और जहां तक मुझे याद है कि सीपीआईएम ने हाल फिलहाल में बहुत सारे पंडालों में और बहुत जगहों में अपने में करके वह वहाँ की काली माँ की पूजा करते हैं या दूसरे तरह की पूजा करते हैं, या उनके जिस धर्म के भी लोग हैं वो सारे के सारे नेता भी करते हैं। यह स्पष्ट है कि वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बनेंगे। वह नास्तिक होना जरूरी है, जो वह खुद ही नहीं रहे। और जनता के साथ, देखिए, जनता को हम मना नहीं करते, जनता को ये नहीं कहते तुम पूजा मत करो, तुम कर रहे हो करो, लेकिन इस पूजा पाठ के कारण तुम दूसरों के साथ घृणा करोगे तब हमारे समर्थक नहीं बन सकते हो। दूसरों से मारपीट करोगे तो हम उसे नहीं करते हैं। और यदि तुम्हारी प्रताड़ना यदि होती है किसी कारणवश, दलितों की भी होती है, इससे गुजरात में मुच्छे रखने के कारण जो ऊपर के जातियों ने मारा, हम उनके साथ हैं। उसी तरह मुसलमानों का हम साथ है, आदिवासियों के साथ है, जो भी प्रताड़ित है आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय, जिस रूप से, हम उसके साथ हैं। लेकिन सीपीआईएम ने, वो अपने आप को सीपीएम नहीं कहते, सीपीआईएम कहते हैं, कारण बाद में कभी जरूरत मौका मिला तो, अपने मतलब समर्थकों को छोड़ दीजिए, अपने पार्टी सदस्यों तक को भी बिठा के नहीं पढ़ाया। स्टडी सर्कल एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी वामपंथी दल के लिए, उन्होंने नहीं करवाया। उसका नतीजा कि खुद उनके बड़े नेता, मझोले नेता, छोटे नेता के भूल ही जाइए, वह केवल एक दिल से वो आए कि भाई ठीक है, दक्षिण पंथ का विरोध करना है, पूंजीवाद का खात्मा करना है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देना है, विप्लव का नारा उन्होंने दिया, इससे आगे नहीं बढ़े। और जब मौका आया, उन्होंने 30-25 जितने साल हुआ देखा, इन लोगों ने तो किया नहीं। भाजपा जो है सो बड़ी नारा दे रही है, देश की बात है, पूरा देश बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। जत्थे के जत्थे वहां से उठ के लोग यहाँ आ गए, हुआ जी, पता होगा। ठीक, आपने बहुत अच्छे से कहा, सही बताया भी। कन्हैया कुमार उसका ताज़ा एग्जाम्पल है। कम्युनिस्ट हैं वो, लेकिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वो छोड़ते नहीं है, सारी चीज़ें वो करते हुए दिखाई देते हैं। अब छठ पूजा आएगी तो आप लोग देख भी सकते हैं। एंड की तरफ चलते हैं। बिहार और आसपास के जो चुनाव हुए हैं 14 राज्यों में, और जिस तरीके से बीजेपी जीत के आई, और इन बुरे हालात में जहां लोग वाकई में परेशान हैं, सच में दुखी हैं, मन से पीड़ा है, और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जाके दिखा रहे थे कि देखिए मोदी जी के यहाँ तो कुर्सियां खाली पड़ी हैं और तेजस्वी यादव के यहाँ भीड़ टूट के आ रही है, वहां पे वोट नहीं निकला है। इसको ऐसे भी लोग कह रहे हैं, आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया कि भैया वो इसलिए हार गया क्योंकि वहाँ पे ईवीएम नहीं थी, नहीं ईवीएम होता ना तो उसके यहाँ भी सेटिंग हो जाती, वहाँ पे बैलेट पेपर चलता है। लेकिन एंड में मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, क्या वाकई में लोग वामपंथ को समझते हैं? क्या वाकई में लोग जो हैं फांसीवाद को समझते हैं? और वाकई में लोग सेकुलरिज्म को समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता को समझते हैं? या मुझे लगता है सिर्फ भारत की एक सोच है लोगों की कि भैया चुनाव आया, जाके बटन दबा दो, बस आपने लोकतंत्र बना दिया? देखिए, हाँ, बहुत बहुत सही अहम सवाल है। एक तो बिहार में शायद 55% है, उससे कम भी मतदान पड़े कुल,
यानी ये दिखाता है कि लोगों में कितनी जागरूकता है और कितनी वो है, या मतलब निराशा है इस चुनाव के प्रति। खैर, एक तो वो बात हुआ। जहां तक वामपंथ की समझने की बात है, इस बार जैसे मान लीजिए 16 सीट है, उसका कारण यह भी था कि राजद के बहुत सारे जो वोट थे वो ट्रांसफर हुआ इनके तरफ, जी केवल अपनी ताकत से नहीं है। और यह चीज समझे, आपके प्रश्न में हालांकि नहीं था, लेकिन समझे कि मान लीजिए इस बार 18 सीट मिला है, क्या अगली बार 24 या 25 बढ़ेगा? यानी इस तरह से बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। बंगाल में तो बहुत पूर्ण बहुमत से होते हुए करके ध्वस्त हो गए, वही चीज त्रिपुरा में हुआ। साउथ में भी देखे तो केरल में ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जनमानस एक बन गया वह उससे ही आगे बढ़ेगा और नीचे नहीं आएगा। यदि ऐसा होता तो आज भारत की स्थिति नहीं होती, अमेरिका में वो स्थिति नहीं होती कि ट्रम्प जैसा भी आदमी जीत सकता था। जीतने की बात छोड़िए, उसको तो मतलब खड़ा ही होने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। और आज भी हारने के बावजूद भी उसको करीब 47-48% मत मिलने, 8-9 करोड़ वोट मिले। 8-9 करोड़ अमेरिकी जनता ऐसी है जिन्होंने रासिज्म को, यानी रंग भेद की नीति को, मागा के नाम पर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पे, उन्होंने ट्रंप जैसे घिनौने इंसान, जो कि मतलब शुद्ध रूप से स्त्री विरोधी है, कालों के विरोधी है, और मतलब केवल बात करके अमेरिका समाज को बांट के रख दिया। जी, और उसको इतने लोगों ने वोट दिया है। इसलिए यह कहना कि क्या आम जनता वामपंथ समझती है, सेकुलरिज्म को समझती है? आम जनता एक सामान्य वातावरण में जिस ढंग का पैदा किया है तो उसमें रह रही है। आम जनता को अपने आप यदि छोड़ दिया जाए तो सही में सेक्युलर है। मैं शायद उदाहरण दिया हूं आपको, नहीं कई दोस्तों को देता हूं। ओरिजिनली मैं सिवान का रहने वाला हूं, और वहां पर जब मैं छोटा था, यानी बहुत पहले की बात है, आज से करीब 40 साल पहले की बात है, तो मैं देखता था मजार वगैरह होते हैं जहाँ की सड़कों के किनारे ही मिलते हैं, वहां पे हिंदू औरतें जाती थी और सिंदूर का वो मतलब वो जो लगाता है वो टिक्का लगाती थी, और छठ में मुस्लिम औरतें इनके आके साथ देती थी। भाषा एक ही थी, भोजपुरी बोलने, अगल बगल रहते थे। मतलब स्वाभाविक रूप से आम जनता को छोड़ दिया जाए तो धर्म जाति के कारण वो घृणा नहीं हो, यह पैदा किया जाता है राजनीतिज्ञों द्वारा। यह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, यानी केवल धर्म के नाम पर, केवल जाति के नाम पे, या केवल क्षेत्र नाम पर, हम बिहारी बहुत पीछे हो गए, हम एक होना चाहिए, या केवल भाषा के नाम पे, जैसे तमिल भाषा पे या भोजपुरी भाषा पे कोशिश की जा रही है, तो ये जनता को तोड़ते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, पूरी जनता की एक जनरल कॉन्शियसनेस जो बढ़े या घटे और वहां से फिर ना घटे या ना बढ़ेगी, यह नहीं होता। और यह उफान जो है, जैसा आपने सवाल उठाया कि मुख्य मुद्दे पे ना हो, यानी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता के ऊपर भारी, मतलब जो पुलिस के द्वारा, पुलिस तो यूं व्यवहार करती है जैसे वही भगवान हो, जब मर्जी आए उसको पीट देना, पकड़ देना, जेल में उठा के बंद कर देना, 10-15 दिन के लिए पुलिस थाने में बंद करना है, तो यह तो आम बात होती जा रही है। जी। तो इस सब मुद्दों पे, हालांकि बिहार में हल्का सा आया था, ये तेजस्वी यादव उनके साथी और जो उनके समझाने वाले हो, शायद यह कमाल वामपंथियों के कारण हुआ हो कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें मोदी के नाम पर, इसके नाम पर बातें नहीं करना, तुम इसी के नाम पे करना है। जनता की भीड़ आई, निश्चित आई, और जनता सुनना भी चाहती थी, जानना भी चाहती थी। और मैं खुद भी बिहार में गया था, मुझे अंदाजा था, मेरा तो यह था कि 140 से 150 सीट आएंगे इनमें, लेकिन नहीं है, जो भी कारण रहा उस वजह से। तो यह जो चीज दिखा, और यहीं से इन पार्टियों को, इन नेताओं को यह समझना चाहिए कि आम जनता को यह समझ लेना कि वो भीड़ में आ गई, तुम्हारे बातें, जैसे कन्हैया कुमार भाषण देते हैं, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। मोदी जी भाषण देते, बहुत लोग सुनते, बड़ा मजा आता, ताली बजाते। आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं, चाहे वह हिटलर रहा हो, मुसोलिनी रहा हो, स्टालिन के बाद, स्टालिन नहीं, खुश्चेव आया हो, है ना, यह सब, ट्रंप रहा हो, है, ये सब अच्छे भाषण करता है, इनको ज्ञान नहीं है, बड़ी मूर्खता वाली बात करते हैं। यह जो है सो बादल से रेडार के वेव को रोक देते हैं, नहीं जान देते, a+b² में 2ab एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, और जनता ताली बजाती है। जी। ये बड़े अच्छे। एक फिल्म आपको शायद याद होगी, प्रेस रावल की फिल्म है, उसमें प्रेस रावल जो है वो फिल्मों की, टिकटॉक की
ब्लैक करते हैं और उन्हें एक आदमी कहता है चलो भैया मैं तुम्हें नेता बनाता हूं। तो जब वो नेता बनने के लिए प्रेस ट्रैवल जाते हैं तो वहाँ फिल्मों के नाम लेते हैं, राम तेरी गंगा मैली, और एक के बाद एक सांस फिल्मों के नाम लेते चले जाते हैं। लोग तालियां बजाते हैं और उनको जिता के जो है सदन में पहुंचा देते हैं। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आप तो बहुत अच्छा भाषण देते हो। वो कहते हैं मुझे भाषण देना आता है, मैं तो फिल्मों के नाम लोगों को बताता हूं। तो लोगों के सुनने की भी क्षमता ये है, समझने की भी क्षमता ये है, और नेताओं के बोलने का स्टाइल तो आप जानते ही हैं। बातचीत लंबी हो जाएगी, अभी फिलहाल यहीं विराम देते हैं। बहुत अच्छे से आपने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। हम उम्मीद करेंगे हमारे जो दर्शक हैं, व्यूवर हैं, वो इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सोचने की ताकत ही तो छीनी जा रही है। इसी को तो कहते हैं कि फांसीवाद ऐसे ही हावी होता है। मुसलमान आएंगे, आपकी बहु बेटियों को उठा के ले जाएंगे। कभी सोचिए तो सही, 14% मुसलमान 100% हिंदुओं को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।